प्यारे भाइयों और बहनों, नमस्कार। आज से ठीक 2 दिन बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। योग चेतना एवं शारीरिक स्वास्थ्य का उच्चतम शिखर है। बहुत से वैज्ञानिक अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं कि योगासन शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ साथ शरीर की सक्रियता और मानसिक एकाग्रता को भी मजबूत करते हैं। योग विशुद्ध रूप से विज्ञान है और मेडिकल साइंस का मानना है कि योग के द्वारा अनुशासित तरीके से शरीर के अंदर स्वस्थ चित्त व्यवस्था निर्मित की जा सकती है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यूनाइटेड नेशंस में सितंबर 2014 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा था। यूनाइटेड नेशंस के सदस्य देशों ने माना कि योग मानव स्वास्थ्य व कल्याण की दिशा में एक संपूर्ण नजरिया है। कुल 177 राष्ट्रों ने एक साथ मिलकर 21 जून को यूनाइटेड नेशंस में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव दिसंबर 2014 में पारित किया था। इससे पहले यूनाइटेड नेशंस में किसी भी प्रस्ताव को इतने कम समय में इतनी बड़ी संख्या के समर्थन के साथ कभी भी पारित नहीं किया गया था। इस साल 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम योग फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योग है, जिसे 21 तारीख को सेलिब्रेट किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य रक्षा के लिए आयुष विभाग द्वारा योग के सेंटर्स स्थापित किए गए हैं और योग के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है। जकूरा हजरत बल के मोहम्मद ताहिर जम्मू कश्मीर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में पूरे साल निःशुल्क ट्रेनिंग कैंप आयोजित कर रहे हैं और लोगों को सेहत के बारे में जागरूक कर रहे हैं। श्रीनगर के सबीर अहमद डार 2009 से ही अपनी संस्था योग सोसाइटी ऑफ कश्मीर के माध्यम से स्पेशल योग थेरेपी कैंप्स आयोजित कर रहे हैं। उनका कहना है कि योग युवाओं के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ है और अब तो माता पिता एवं अध्यापक इसे रेगुलर स्कूलों तथा आंगनबाड़ी सेंटर्स में भी शुरू करने की पहल कर रहे हैं। आधुनिक चिकित्सा पद्धतियां कई तरह की बीमारियों के लिए योग की सलाह देती हैं। उन्हीं को आधार बनाकर सबीर साहब भी फिजिकल तथा मेंटल फिटनेस के लिए पूरी शिद्दत से काम कर रहे हैं। उनकी संस्था योग को हेल्थ टूरिज्म का भी एक अभिन्न अंग मानती है और अनेक स्थानों पर योग सेशन शुरू किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के विभिन्न टूरिस्ट स्पॉट पर योग थेरेपी के शुरू हो जाने से स्थानीय नागरिकों की आमदनी में भी अच्छी खासी वृद्धि हुई है। इसी प्रकार बांदीपुरा, किश्तवाड़, रामबन, डोडा, रजौरी, बारामूला इत्यादि जगहों से भी मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि स्थानीय लोगों, स्पोर्ट्स काउंसिल तथा आयुष विभाग द्वारा लोगों की स्वास्थ्य रक्षा के लिए बड़े पैमाने पर योग थेरेपी की सुविधा प्रदान की जा रही है। इस वर्ष फिट इंडिया मूवमेंट के तहत स्कूली शिक्षा विभाग भी योग दिवस को बड़े स्तर पर सेलिब्रेट कर रहा है। इस कार्यक्रम को लेकर बच्चों तथा टीचर्स में अति उत्साह है, क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से 2 वर्ष पश्चात योग दिवस ऑफलाइन मोड पर मनाया जाएगा। पिछले वर्ष योग दिवस के अवसर पर मैंने कश्मीरी तथा डोगरी में योग प्रोटोकॉल पर आधारित एक वीडियो जारी किया था, जिसे जम्मू कश्मीर प्रशासन के विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रसारित किया गया था। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वर्ष भी सभी नागरिक योग प्रोटोकॉल के वीडियो का लाभ उठाएंगे। योग हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक अभिन्न अंग है। मुझे पूर्ण विश्वास है स्वस्थ, तनाव मुक्त जीवन जीने और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रत्येक नागरिक इसे अपनाएंगे। आवाम के द्वारा प्रदान की गई संस्कारिता ही आवाम की भलाई करती है। जैनकोट के रहने वाले मैनेजमेंट स्टूडेंट के छात्र जावेद अहमद ने इसे सिद्ध कर दिया है। होकरसर वेटलैंड में इकट्ठा हो रहे कचरे से परेशान जावेद ने खुद ही इसकी सफाई का बीड़ा उठाया है। उन्होंने इस अभियान में स्थानीय लोगों को भागीदार बनाने के लिए अथक प्रयास किए हैं। शुरू में लोग उनके अवेयरनेस कैंप से बहुत प्रभावित नहीं थे, लेकिन एक एक करके वो लोगों से मिलते रहे और कारवां बनता गया।
पिछले कुछ सालों में जावेद ने 70 सफाई अभियान चलाए हैं और कई टन कचरा होकरसर वेटलैंड से निकाला गया है। अपने क्लीन होकरसर मिशन में जावेद आज भी जी जान से जुटे हैं और उन्हें उम्मीद है कि पक्षियों के गीतों के लिए मशहूर इस प्राकृतिक उपवन में यूरोपियन तथा साइबेरियन बर्ड्स का आना शुरू होगा। कुछ दशक पहले तक जम्मू कश्मीर में पैडी घास के बने चप्पल कमोबेश एक रिवाज की तरह प्रचलित थे। एनवायरनमेंट फ्रेंडली इन चप्पलों का मार्केट भी बहुत बड़ा है क्योंकि लोग इसे स्थानीय कला का अहम हिस्सा मानते हैं। समय के साथ अन्य कलाओं की तरह पैडी के चप्पलों के मार्केट में गिरावट आई, लेकिन आज भी बांदीपुरा के रहने वाले 90 वर्षीय बुजुर्ग अब्दुल समद साहब इस कला को पुनर्जीवित करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। 1970 के दशक में इस कला को सीखने वाले अब्दुल समद का मानना है कि चूंकि इस तरह के चप्पल पर्यावरण के अनुकूल हैं और स्किन को भी बीमारियों से दूर रखते हैं, इसलिए नई पीढ़ी को अवश्य ही इसके महत्व का एहसास होगा। हमारी मूल्यवान संस्कृति वास्तविक और प्रामाणिक है, इसलिए तमाम नए आविष्कारों के बावजूद आज भी बहुत से ट्रेडिशनल उत्पाद बड़ी सरलता से अपनी मौजूदगी का एहसास कराते हैं। अपनी तमाम प्रगति के बावजूद मनुष्य स्वाभाविक रूप से वास्तविकता से दूर नहीं रहना चाहता है और किसी न किसी माध्यम से अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहता है। हालांकि आधुनिक युग में तमाम एवेन्यूज की वजह से ट्रेडिशनल आर्ट सीखने वालों की संख्या में पिछले कुछ दशकों में गिरावट देखी गई थी, लेकिन जिस प्रकार पर्यावरण को लेकर आम लोगों में नई चेतना का उदय हुआ है, मुझे पूरा यकीन है कि अब्दुल साहब का बेहद प्रशंसनीय प्रयास अवश्य रंग लाएगा और अपनी जड़ों से जुड़ने का एक और माध्यम बनेगा। जम्मू तथा आसपास के इलाके में ज़्यादातर लोग प्रीति मशरूम ब्रांड से परिचित हैं। इस प्रीति ब्रांड की मालकिन कोई और नहीं बल्कि जम्मू के अकलपुर गांव की रहने वाली प्रीति छिब हैं। एक वक्त था जब प्रीति छिब और उनके परिवार को आर्थिक तंगी की वजह से घर चलाना मुश्किल था। धीरे धीरे प्रीति तथा उनके पति करण सिंह ने छोटे स्तर पर मशरूम की खेती शुरू की। पूरे परिवार के लिए यह संघर्ष का दौर था, लेकिन सफलता भी ज़्यादा दूर नहीं थी। उनकी मेहनत से उपजाए मशरूम को बाजार में नई पहचान मिली। मशरूम की कमाई की वजह से प्रीति अपने बेटे को पढ़ने विदेश भेज पाई हैं। उनकी प्रेरणा से आसपास के गांवों की तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा महिलाओं ने अपना खुद का कारोबार शुरू किया है। मार्केटिंग और ब्रांडिंग के गुण प्रीति छिब से सीखकर सभी आत्मनिर्भर महिलाएं अब अपने अपने इलाके में अन्य लोगों की भी मदद कर रही हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम सभी को यह स्मरण रखना आवश्यक है कि हमारे देश की महिलाओं ने 7 दशक पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया था। भारत के संविधान में उन्हें पुरुषों के बराबर समानता प्रदान की गई है तथा नीति निर्माण से लेकर सतत आर्थिक विकास एवं सामाजिक विकास में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जम्मू कश्मीर प्रशासन सामाजिक तरक्की के अभियान में उनकी अधिकतम भागीदारी के लिए प्रयास कर रहा है। महान कवि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर कहा करते थे कि महिला ही किसी भी राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करती है और उसे गढ़ती है। जम्मू कश्मीर में महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक साधन और संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं ताकि प्रीति छिब जैसी महिलाएं समाज की प्रगति की बागडोर संभाल सकें। समावेशी विकास पर आधारित प्रशासनिक नीतियां आज जम्मू कश्मीर की महिलाओं तथा युवाओं को विशाल अवसर प्रदान कर रहा है। मुझे विश्वास है समाज तथा राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी की प्रगाढ़ भावना के साथ उद्योग, व्यापार, शिक्षा, संस्कृति सभी क्षेत्रों में योगदान देकर सशक्त जम्मू कश्मीर के निर्माण में सभी नागरिक योगदान देंगे। रजौरी के शुभम शर्मा ने जम्मू कश्मीर के ख्याति प्राप्त धार्मिक स्थलों के प्रमोशन के संबंध में मुझे एक पत्र भेजा है। शुभम ने लिखा है कि ऐसे स्थानों के चयन तथा विकास में प्रशासनिक प्रक्रिया के अलावा आम नागरिकों को भी शामिल करना चाहिए और प्रतियोगिता, वर्कशॉप, सेमिनार के माध्यम से लोगों को आमंत्रित कर उन जगहों के प्रमोशन की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। शुभम ने आगे लिखा है कि सिक्योरिटी, पॉलिसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी
एक्सेसिबिलिटी जैसे 9 ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो जम्मू कश्मीर के आध्यात्मिक सर्किट के आइडेंटिफिकेशन तथा प्रमोशन में सहायक सिद्ध होंगे। शुभम ने योग तथा युवा को भी ऐसे सभी सर्किट में सक्रिय रूप से भागीदार बनाने का सुझाव दिया है ताकि रोजगार के अवसर बढ़ें और स्थानीय अर्थव्यवस्था भी पूर्ण रूप से विकसित हो सके। शुभम, आपके पत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शारदा पीठ अर्थात ज्ञान के केंद्र के रूप में प्राचीन काल से ही जम्मू कश्मीर की धरती ने आध्यात्मिक केंद्रों का मूल्यवान उपहार जम्मू कश्मीर को दिया है। सुंदर घाटियों, पर्वतमालाओं तथा विश्व प्रसिद्ध विद्वानों, दार्शनिकों की विरासत के हम सभी उत्तराधिकारी हैं और इसलिए उनके गौरव को पुनर्स्थापित करने के लिए सभी का सहयोग आवश्यक है। पिछले वर्ष 75 ऐतिहासिक साइट तथा 75 आध्यात्मिक साइट की पहचान की गई थी जिनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इस लिस्ट में जम्मू तथा कश्मीर संभाग के अनेक प्राचीन मंदिर, सूफी श्राइन भी शामिल हैं, जैसे उधमपुर का वाटर टेम्पल तथा बडगाम का अहमद शाह बादशाह सूफी श्राइन। ऐतिहासिक तथा धार्मिक स्थल ज्ञान तथा उसके प्रसार का स्रोत होते हैं। उनके पुनर्निर्माण में मानवीय तथा सामाजिक विकास की जरूरतों को पूरा करना आवश्यक है। इसलिए प्रशासन की कोशिश है कि सभी जिलों में ऐसे 2-3 महत्वपूर्ण स्थलों पर कार्य किया जाए जो हमारी विरासत के गौरव को पुनर्जागृत करने के साथ साथ सामाजिक आर्थिक बदलाव का साधन भी बन सके। जम्मू कश्मीर में टूरिज्म ने एक नई बुलंदी प्राप्त की है और आध्यात्मिक टूरिज्म का समावेशन जम्मू कश्मीर की आर्थिक प्रगति को और भी नई दिशा प्रदान करेगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इस वर्ष मार्च में सभी नागरिकों के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन कर टूरिज्म क्षेत्र में आवश्यक बदलाव के लिए सुझाव आमंत्रित किए थे, जिनको नीतियों में शामिल किया जा रहा है। सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं ऐतिहासिक धरोहरों पर शुभम के सुझावों पर आवश्यक कार्रवाई करने का मैं IT डिपार्टमेंट को अवश्य निर्देश दूंगा ताकि JK माईगॉव के माध्यम से इससे संबंधित प्रतियोगिता तथा भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। उधमपुर के पुनीत शर्मा ने डिजिटल रचनाकारों और डेवलपर को सोचने, विचार करने और नए कोड इनोवेट करने का अवसर प्रदान करने के लिए हैकेथॉन इवेंट आयोजित करने के बारे में मुझे एक पत्र भेजा है। पुनीत ने लिखा है कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इनोवेशन को प्रमोट करने, सिक्योरिटी सेवाओं को बेहतर बनाने और सेवा वितरण को अगले स्तर तक ले जाने के लिए नए इन्वेंशन पर आधारित नए समाधान आज समय की आवश्यकता है। पुनीत चाहते हैं कि UT प्रशासन विभिन्न इंजीनियरिंग संस्थानों के युवाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर का हैकेथॉन इवेंट आयोजित करके अलग अलग विषयों से जुड़े नवीन अनुप्रयोगों का मौका दे। पुनीत ने लिखा है कि IT डिपार्टमेंट, पुलिस, सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन तथा हायर एजुकेशन, IIT के डायरेक्टर की अध्यक्षता में एक हैकेथॉन कमेटी का भी गठन किया जाना चाहिए जो लगातार पूरे वर्ष इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर सके। उन्होंने एक अन्य सुझाव भी दिया है कि लोकल मीडिया पब्लिकेशंस को इस इवेंट का पार्टनर बनाना चाहिए तथा प्रत्येक विषय के विजेताओं को पुरस्कार राशि और अन्य आकर्षक लाभों के माध्यम से पुरस्कृत कर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। पुनीत, आपके महत्वपूर्ण सुझावों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तकनीक की तेज गति से हो रही प्रगति के दौर में मानव संसाधन की गुणवत्ता, लगातार सुधार, तकनीक में बदलाव, तकनीक के उद्देश्यों का कृषि शिक्षा में विस्तार, उत्कृष्टता और समावेशिता होना आवश्यक है। मुझे सभी श्रोताओं को ये बताते हुए गर्व है कि IIT जम्मू के 6 छात्रों ने स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन में जीत दर्ज की थी। NIT श्रीनगर ने मार्च में तथा उधमपुर पुलिस अकेडमी ने मई में हैकेथॉन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया था। निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों को भी हैकेथॉन प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। वर्तमान समय में फिनटेक, कृषि जैसे क्षेत्रों में समस्याओं के समाधान तथा स्मार्ट, सुरक्षित और सतत गतिशील विचारों के लिए इनोवेशन तथा इंक्यूबेशन सेंटर्स काम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं सभी शिक्षण संस्थाओं से आग्रह करना चाहूँगा कि वह नवीन अनुकरणीय मॉडल अपनाकर इस तरह के आयोजन करें। पुनीत के हैकेथॉन कमेटी के सुझाव पर भी मैं उचित कार्रवाई का अवश्य निर्देश दूंगा। श्रीनगर से शिल्पी भट्ट ने जम्मू कश्मीर के स्कूल तथा कॉलेज के लिए
ऑनलाइन कंटेंट पूल तैयार करने के संबंध में मुझे एक पत्र भेजा है। शिल्पी ने लिखा है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के दीक्षा तथा स्वयं पोर्टल की तरह जम्मू कश्मीर स्कूल बोर्ड तथा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट सिलेबस के मुताबिक लेक्चर अपलोड करने के लिए एक डेडिकेटेड पोर्टल तैयार कर सकता है। शिल्पी ने लिखा है कि इस पोर्टल की मदद से मातृभाषा में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को प्रोत्साहित किया जा सकता है। अच्छे टीचर्स को आमंत्रित कर बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ भविष्य की किसी भी परीक्षा के लिए तैयार किया जा सकता है तथा प्राइवेट ट्यूशन पर छात्रों की निर्भरता कम की जा सकती है। शिल्पी, आपने एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण सुझाव भेजा है। कोरोना महामारी के दौर में विश्व के सभी शिक्षण संस्थानों ने डिजिटल लर्निंग को अपनाया और ऑफलाइन क्लासेस के शुरू होने के बाद भी डिजिटल कंटेंट की मदद से बहुत से छात्र आज भी अध्ययन कर रहे हैं। दीक्षा पोर्टल जब शुरू हुआ था तब जम्मू कश्मीर में लगभग 9 लाख बच्चे इस पोर्टल के माध्यम से विभिन्न विषयों में क्लासेस ले रहे थे। मुझे स्मरण है, टीचर्स तथा स्टूडेंट्स को मिलाकर 6 लाख से ज़्यादा कंटेंट सामग्री अनेक विषयों पर उपलब्ध कराई गई थी। इसी तरह उच्च शिक्षण संस्थानों के बच्चों को भी स्वयं पोर्टल के जरिए अनेक कोर्सेज की तैयारी के लिए सामग्री उपलब्ध कराई गई थी। मैं मानता हूँ कोरोना महामारी की वजह से अध्यापन और शिक्षण वातावरण में मूलभूत बदलाव आया है। नए भविष्य की तैयारी अधिक तत्परता एवं सक्रियता से करने की आवश्यकता है। शिल्पी, मैं आपके दोनों सुझावों पर आवश्यक कार्रवाई हेतु तुरंत निर्देश दूंगा। जम्मू से निधि गोयल ने स्मार्ट सिटी के संबंध में एक पत्र लिखा है और उसके माध्यम से सभी नागरिकों को एक संदेश भी भेजा है। निधि ने लिखा है कि जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन की तर्ज पर जम्मू कश्मीर में जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट वेस्ट की योजना लागू की जानी चाहिए। निधि का कहना है कि सही मायने में स्मार्ट सिटी के निर्माण की तरफ कदम तभी बढ़ेगा जब उसके नागरिकों के व्यवहार में परिवर्तन आएगा। उन्होंने सिंगापुर तथा देश के अन्य शहरों का उदाहरण देते हुए लिखा है कि यह सभी शहर स्वच्छ और स्मार्ट तभी बन पाए थे जब स्वच्छता से संबंधित नियमों को कड़ाई से लागू किया गया था। निधि ने कूड़ा कचरा फैलाने वालों पर फाइन लगाने का सुझाव दिया था। उनका एक और सुझाव है कि स्मार्ट सिटी में कम्युनिटी टॉयलेट तथा अन्य सार्वजनिक सुविधाओं को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर शुरू किया जाए। निधि, आपके पत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सुझाव सही समय पर आया है। इसी महीने श्रीनगर तथा जम्मू स्मार्ट सिटी के कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन एवं कई प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास हुआ है और मैंने इस बात को दोहराया था कि बिना नागरिकों की सक्रिय भागीदारी एवं सहयोग के स्मार्ट सिटी की परिकल्पना निरर्थक है। यह सच है कि शहरों में बढ़ते अर्बनाइजेशन की वजह से एक सुविकसित व्यवस्था आवश्यक है, लेकिन ये भी सच है कि उस व्यवस्था के केंद्र में नागरिक हों और उन्हीं के सहयोग से शहरों को वास्तविक रूप से स्मार्ट बनाया जा सकता है। चाहे हम कितनी भी अच्छी रोड बना लें, चाहे कितने भी मॉडर्न पब्लिक स्पेस का निर्माण कर लें, वह तब तक सभी के लिए ठोस लाभों में परिणत नहीं होगा जब तक हर नागरिक ओनरशिप की भावना से उसका रखरखाव और साफ सफाई नहीं करता है। आज जम्मू तथा श्रीनगर में स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स के अलावा अन्य शहरों में भी सड़क, पानी, बिजली, ड्रेनेज, स्वच्छता, परिवहन, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधा जैसे बुनियादी शहरी अवसंरचना में आमूलचूल परिवर्तन किया जा रहा है। हम नई प्रौद्योगिकी के साथ आम आदमी की आवाज़ की समस्या पर भी कदम आगे बढ़ा रहे हैं। शहरों में नागरिकों के ऊपर फाइन का सुझाव पिछले वर्ष ठंड के दिनों में भी किसी ने मुझे भेजा था। उस वक्त भी मैंने सभी नागरिकों से आग्रह किया था कि वो अपनी सिविक ड्यूटी निभाएं ताकि जन भागीदारी की भावना से मिलजुल कर शहरों को स्वच्छ रखा जा सके। आज देश के अनेक शहरों तथा गांवों में जन भागीदारी के माध्यम से स्वच्छता अभियान को पूरा किया जा रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण में देश में सबसे अव्वल स्थान पाने वाले मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हर सप्ताह किसी न किसी इलाके में लोग श्रमदान करते दिखाई पड़ जाएंगे। इस तरह के आयोजन जम्मू कश्मीर के तमाम शहरों को स्वच्छ बनाने के लिए भी किए जा सकते हैं और उन कार्यक्रमों की सीधी जानकारी सभी नागरिक व्हाट्सएप के माध्यम से आवाम की आवाज़ कार्यक्रम के लिए भेज सकते हैं। हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जितनी समाज की तथा शहर की सेवा करेंगे उतनी ही हमें वापस उसी मात्रा में सुविधा भी मिलेगी।
सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती है। एक छोटी सी कहानी है। एक दिन स्वर्ग के द्वार पर बड़ी भीड़ थी। कुछ लोग व्याकुल होकर चौकीदार से कह रहे थे कि भाई गेट खोलो, हमें जल्दी अंदर जाना है। चौकीदारों ने कहा, साहब थोड़ा इंतजार करिए, हम आपके बारे में पता लगा रहे हैं कि जो कर्म आपने धरती पर किए हैं उसका कोई मूल्य है कि नहीं है। इतने में एक दार्शनिक आ गए और उन्होंने तेज आवाज में चौकीदारों को कहा कि दरवाज़ा खोलो, मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूँ। सालों से मैं समाज को नए नए सिद्धांत दे रहा हूँ, उन्हें जीने की विधियाँ सिखा रहा हूँ। चौकीदारों ने कहा कि महाशय थोड़ा सब्र करिए, हमें पता लगाने दीजिए कि आपने जो सिद्धांत लोगों को दिए वह तपस्या की श्रेणी में आएगा कि नहीं। ये सब बातें हो रही थीं, तभी एक चौकीदार की नज़र पंक्ति में खड़े सबसे आखिरी व्यक्ति पर पड़ी। उस चौकीदार ने भीड़ से उस व्यक्ति को आगे आने के लिए रास्ता देने का आग्रह किया। उस व्यक्ति की आंखों में आंसू गिर रहे थे। चौकीदार ने कहा, भाई तुम रोते क्यों हो? उस आदमी ने कहा कि लगता है कोई गलती से मुझे यहाँ ले आया। कहाँ स्वर्ग और कहाँ मैं, जरूर आप लोगों से कोई भूल हो गई। मैं तो बच्चों के खेलने के मैदान में साफ सफाई का काम करता था और जब काम खत्म हो जाता था तो बच्चों को नए नए खेल सिखाता था और उनकी देखभाल करता था। इतने से तुच्छ काम के लिए किसे स्वर्ग मिलता है? आप लोग कृपा करके मुझे नर्क का रास्ता बता दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। ये बात सुनकर चौकीदार ने तुरंत स्वर्ग का गेट खोल दिया और बोला, जिस काम को आपने इतनी लगन से किया वही सच्ची सेवा है। सेवा हमेशा मौलिक होती है। महात्मा गांधी जी कहा करते थे, स्वच्छता को अपने आचरण में इस तरह अपना लो कि वो आपकी आदत बन जाए। मैं सभी नागरिकों से गांधी जी की राह पर चलकर शहर तथा गांव को स्वच्छ बनाए रखने का आग्रह करता हूँ। श्रीनगर से मेहरीन अल्ताफ ने शहर में ट्रांसपोर्ट व्यवस्था के संबंध में मुझे एक पत्र भेजा है। मेहरीन ने लिखा है कि श्रीनगर के बीजी रोड पर सुबह तथा शाम यानी ऑफिस आवर्स में जिला प्रशासन द्वारा रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा दिल्ली तथा अन्य शहरों की तरह लेडीज स्पेशल पिंक बसें चलानी चाहिए। उन्होंने आगे लिखा है कि जिस प्रकार दिल्ली मेट्रो में फर्स्ट कंपार्टमेंट को महिलाओं के लिए आरक्षित रखा जाता है, उसी प्रकार रोड ट्रांसपोर्ट की बसों में भी आगे के सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए। मेरीन लिखती हैं कि वर्तमान ट्रांसपोर्ट व्यवस्था महिलाओं के लिए अत्यंत असुविधाजनक है और पिंक बसों के शुरू हो जाने से उनमें आत्मविश्वास तथा सिक्योरिटी की भावना पैदा होगी। ट्रांसपोर्ट से ही संबंधित एक और सुझाव बारामूला से मुजफ्फरदार ने भेजा है। उन्होंने लिखा है कि प्रशासन को बसों तथा ट्रकों में ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्ट किट अनिवार्य कर देना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट एजेंसी द्वारा किए जा रहे टेस्ट में हमेशा ह्यूमन एरर की संभावना बनी रहती है। मेहरीन तथा मुजफ्फर आपके पत्र के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ट्रांसपोर्ट विभाग तथा श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को आपके सुझावों पर उचित कार्रवाई का अवश्य निर्देश दूंगा। मुझे स्मरण है रजौरी में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत पिंक ऑटो भी शुरू किए गए, जिसका वहाँ की महिलाओं ने बहुत स्वागत किया है। जहाँ तक ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्ट किट्स के सुझाव की बात है, मैं ट्रांसपोर्ट से संबंधित अधिकारियों को इसका रिव्यू करके आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दूंगा। श्रीनगर से अतहर खान ने BSNL ब्रॉडबैंड तथा लैंडलाइन की सुविधा के संबंध में एक पत्र लिखा है। अतहर ने लिखा है कि बहुत से शहरों तथा गाँवों में अभी भी BSNL ब्रॉडबैंड तथा लैंडलाइन ही इस्तेमाल होता है और इस क्षेत्र में प्राइवेट प्लेयर्स की उपस्थिति ना के बराबर है। अतहर ने आगे लिखा है कि कंपटीशन के अभाव में BSNL की सर्विस में वो बदलाव नहीं आ पाए हैं जैसी लोगों की अपेक्षा थी। अतहर चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर प्रशासन BSNL के इलाकों में एक ऑडिट अवश्य करावे ताकि लोगों को लगातार हो रही असुविधा को दूर किया जा सके। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि प्रशासन ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट टेलीकॉम प्लेयर्स को ब्रॉडबैंड सर्विसेज के लिए जम्मू कश्मीर आमंत्रित कर सकती है। अतहर आपके पत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अप्रैल में ब्रॉडबैंड को लेकर एक रिव्यू मीटिंग की गई थी जिसमें BSNL के भी अधिकारी शामिल थे। प्रशासन नागरिकों को अच्छी इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम इस तथ्य से वाकिफ़ हैं कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स आजकल पढ़ाई हाइब्रिड तरीके से कर रहे हैं, इसलिए इंटरनेट एक अनिवार्य आवश्यकता बन गई है। आपने सर्विसेज की तरफ ध्यान आकर्षित कराया है, इस पर निश्चित रूप से समय सीमा के भीतर कार्रवाई हो इसका प्रयास किया जाएगा।
प्यारे भाइयों और बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संपूर्ण देश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सभी जिलों की क्षमता का सही दोहन करके उसे एक एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित करना है। मेरे ऑफिस ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से संबंधित जानकारियां सभी जिलों से जुटाई हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रहे उत्पादक और व्यापारी वर्ग से आग्रह करना चाहूँगा कि केंद्र सरकार की ये स्कीम जिलों की आर्थिक तस्वीर बदलने में सक्षम है। इसलिए वॉलनट, ऑलिव, लेमन ग्रास, स्पाइस इत्यादि प्रोडक्ट से जुड़े लोग संबंधित चुने हुए डिस्ट्रिक्ट में ऑफिसर से मिलकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। केंद्र सरकार संबंधित यूनिट पर 35% सब्सिडी मुहैया करा रही है और इसके माध्यम से आपके प्रोडक्ट्स के लिए मार्केटिंग प्लेटफॉर्म की भी सुविधा प्रदान की जाएगी। डोडा जिले को पहले ऑलिव डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया था, लेकिन अब वहां वॉलनट के उत्पाद को देखते हुए उस पर पुनर्विचार किया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि वॉलनट उगाने वाले डोडा के किसान भाई भी इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। 23 तारीख यानी गुरुवार को सांबा के छन्नी फतवाल गांव में बाबा चमलियाल का मेला आयोजित होगा। कोरोना की वजह से पिछले 2 सालों से यह मेला स्थगित था। पिछले वर्ष मुझे छन्नी फतवाल गांव जाने का अवसर मिला था। मैं सभी श्रद्धालुओं को इस मेले की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और बाबा से आप सभी के स्वास्थ्य एवं समृद्धि की कामना करता हूं। 30 जून से श्री अमरनाथ जी की यात्रा भी प्रारंभ हो रही है। कोरोना के चलते पिछले 2 वर्षों तक यात्रा नहीं हो पाई थी। बाबा बर्फानी के दर्शन का इंतजार कर रहे भक्त 43 दिन चलने वाली इस यात्रा का अवश्य आशीर्वाद और लाभ उठाएंगे। मैं सभी नागरिकों से आग्रह करता हूं कि देश विदेश से आने वाले भक्तों को जम्मू कश्मीर के आतिथ्य से जरूर परिचित कराएं। श्रद्धालुओं के लिए इस वर्ष विश्व स्तरीय व्यवस्था हो, इसकी कोशिश की गई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि बाबा का आशीर्वाद जम्मू कश्मीर को प्रगति एवं समृद्धि के रास्ते पर ले जाएगा। मुझे एक बात जरूर कहनी है, स्थानीय नागरिकों की इकॉनमी को भी मुझे लगता है कि इस यात्रा से काफ़ी बल मिलेगा। ढेर सारे हमारे सहयोगी या यहाँ के नागरिक जिनका व्यवसाय पिछले 2 सालों से ठप पड़ा था, इस यात्रा से मुझे लगता है कि उनकी रोजी रोटी में बढ़ोतरी होगी। शिव सूत्र का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, उद्यमो भैरवः। उद्यम ही भैरव है। जिस वक्त जिस दिन हम कुछ बेहतर करने का प्रयास करते हैं, उसी दिन भैरव यानी मूल अस्तित्व को प्राप्त कर लेते हैं। लोगों की भलाई में उठाया गया पहला कदम मंजिल की लगभग आधी यात्रा बन जाता है। सभी नागरिक इसी भावना के साथ अपने श्रम को उद्यम बनाकर समाज की बेहतरी तरक्की के लिए काम करें। मैं ईश्वर से ऐसी कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।